एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज का हमारा सेशन है लॉजिकल रीजनिंग का, जहां पर हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कौन सी, किस तरह की, आइए मैप आउट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था अजम्पशंस कि अजम्पशंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे क्लैट एग्जाम्स में। हम लोगों ने बेस कर लिया है लॉजिकल रीजनिंग का, एबीसीडी कर लिया लॉजिकल रीजनिंग की, जहां पर हमने समझा था कि आर्ग्यूमेंट को डाइसेक्ट कैसे करना है, प्रीमाइस कैसे समझना है, कंक्लूजन कैसे समझना है। मैंने आपको यह बताया था कि अजम्पशन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि अजम्पशन के थ्रू आप अपने फ्यूचर में, हम लोग जो आने वाले मॉड्यूल्स में करने वाले हैं, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट होते हैं। अजम्पशन के हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में क्वेश्चंस किए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी, जब मैंने आपको बताया था कि इट्स अ ब्रिज मेथड जो हेल्प आउट करता है। लेकिन अजम्पशंस आपसे जनरली पैसेजेस वाले क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती हैं कि नॉर्मली आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, एक पैराग्राफ आपको ऐसे गिवन होगा, और उस पैराग्राफ में या उस पैसेज के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑथर का अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है। तो जब भी आपको स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिक्रिप्ट कर पाएंगे कि अजम्पशन कैसे निकलेगी। तो दो स्ट्रैटेजीज यहां पर हेल्प आउट करती हैं, जो दो निंजा टेक्निक्स आपको हेल्प आउट करती हैं। नंबर फर्स्ट इज द ब्रिज मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उस ब्रिज मेथड को अप्लाई करेंगे पैसेज वाले क्वेश्चंस पर। तो एक तो रहता है आपका ब्रिज मेथड, नंबर टू एक रहता है आपका अजम्पशन नेगेशन टेक्निक। ये दोनों स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगी जब कभी भी आप अपने अजम्पशंस को फिगर आउट कर रहे हो। और अजम्पशंस को फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा था कि एक पंथ तीन काज हो जाते हैं, हिटिंग द थ्री बुल्स विद अ सिंगल शॉट। आपके अजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वीकनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज को मैप आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंप्लीमेंट करना तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले तो ब्रिज मेथड को। तो ब्रिज मेथड जैसा कि यहां पे लिखा है, ब्रिज मेथड में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ब्रिज मेथड में आपको ये देखना है, ब्रिज मेथड क्या कहता है। ब्रिज मेथड ये कहता है कि प्रीमाइस और कंक्लूजन से एक ब्रिज बना है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बना होता है, और ये जो ब्रिज बना होता है ये ब्रिज अजम्पशन पर टिका होता है। तो मतलब P प्लस A अल्टीमेटली इज इक्वल टू C। तो यहां पर जो आपकी करेक्ट अजम्पशन होगी, जो आपका यहां पर करेक्ट अजम्पशन होगा, दैट विल बी एक्टिंग एज अ ग्लू, दैट विल बी एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग कॉर्ड बिटवीन प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। तो जो आपका ब्रिज मेथड है, वहां पर जो करेक्ट अजम्पशन होगी वो कहीं ना कहीं विल बी कैरिंग द वर्ड्स, इट विल बी कैरिंग द टर्मिनोलॉजीज दैट आर गिवन इन द प्रीमाइस, दैट आर गिवन इन द कंक्लूजन, और इन दोनों पे बेस्ड हम कुछ चीज अज्यूम करते हैं, वो बन जाता है हमारा ब्रिज मेथड। अब ऐसे तो समझ में आ गया कि पुल बांधना है, ब्रिज मेथड करना है, लेकिन एक बार इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा क्लियर होगा कि किस तरह से ब्रिज मेथड को अप्लाई करना है। आइए पहले पैसेज समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में गिवन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो पहले पैसेज समझेंगे, फिर निकालेंगे इस पे अजम्पशन ब्रिज मेथड को अप्लाई करके। Ancient Nubians inhabited in an area in which typhus occurs, yet surprisingly few of their skeletons shows the usual evidence of this disease। तो एक डिजीज है, जो हमने कहा नूबियंस एक कम्युनिटी थी। नूबियंस कम्युनिटी के दौरान, जिस कम्युनिटी में वो लोग रहते थे, वहां पर एक डिजीज का अकरेंस हुआ। उस डिजीज का नाम था टाइफस। लेकिन जब हमने नूबियंस के स्केलेटन्स को सर्च किया, स्केलेटन्स को स्टडी किया, तो हमने देखा कि डिजीज का कोई भी ट्रेट लोगों के स्केलेटन्स में नहीं था। Few of their skeletons had this only. Skeletons show that there was a deposit of tetracycline, an antibiotic produced by the bacterium common in Nubian soil। तो जब स्केलेटन्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि कुछ ही स्केलेटन्स में ये डिजीज वाले कंपोनेंट्स थे। हमने एक चीज और देखी कि स्केलेटन्स के अंदर क्या चीज थी, एक तो डिजीज के कंपोनेंट्स काफी ज्यादा कम स्केलेटन्स में मिले, और हमने एक ये टेट्रासिलीन नाम का
कंपोनेंट देखा जो अक्सर लोगों के स्केलेटन्स में या बोन्स में हमको मिला, ये टेट्रासिलीन के नाम का जो एंटीबायोटिक है ये प्रोड्यूस किया जाता था नूबियन की सॉइल के अंदर। This bacterium can flourish on the dried grain used for making the two staples Nubian diet, that is beer and bread. तो ये नूबियन सॉइल के अंदर ये टेट्रासिलीन मिलता था। अब ये टेट्रासिलीन सॉइल के अंदर से ह्यूमन स्केलेटन में कैसे पहुंचा? क्योंकि सॉइल के अंदर जब हमने वेजिटेबल उगाई उनसे हमने ब्रेड बनाई, या जैसे आटा होगा तो आटा के थ्रू ब्रेड बनी, या जितने भी फर्मेंटेड पोटैटोज वगैरह थे उनके थ्रू अगर बियर बनी तो लोगों ने बियर और ब्रेड कंज्यूम करी, तो वो सॉइल से टेट्रासिलीन नूबियंस के बॉडी में चले गए, नूबियंस के स्केलेटन में चला गया। Therefore, अब आ गया हमारा कंक्लूजन। अभी तक हमारा चल रहा था प्रीमाइस, फैक्चुअल डेटा। कंक्लूजन क्या निकाला हमने? टेट्रासिलीन इन देयर फूड probably explains the low incidence of typhus, क्योंकि ये टेट्रासिलीन जो है ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक का मतलब है ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है इस डिजीज के लिए। तो क्योंकि लोग बियर और ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे इसीलिए उनको टाइफस नाम की बीमारी नहीं हुई, क्योंकि बियर और ब्रेड में वो एंटीबायोटिक थी जो नूबियन सॉइल के अंदर थी और लोगों के स्केलेटन में पाई गई, जिस वजह से उनको ये टाइफस नाम का डिजीज उतना ज्यादा एक्ट नहीं कर पाया। जैसे कि काफी टाइम पे लोगों ने बोला था ना कि इंडियंस को ज्यादा कोरोना इसलिए नहीं हो पाया, कोविड ज्यादा इंडियंस को हिट नहीं कर पाया क्योंकि इंडियंस के मसालों में हल्दी होती है, टर्मरिक अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इसीलिए इंडियंस को कोविड इतना ज्यादा बुरा हिट नहीं कर पाया। तो वैसी सी ही कुछ रीजनिंग यहां पर गिवन है नूबियंस को लेके। आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑन विच द होल आर्ग्यूमेंट इज रिलाइंग। तो अब आपको निकालना है कि क्या अज्यूम कर रहा है ऑथर यहां पर। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ब्रिज मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग इस जितना भी हमें बड़ी सी स्टोरी गिवन है इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में साइकिल बना लेते हैं। तो प्रीमाइस क्या कहता है कि नूबियन स्केलेटन्स के अंदर लिटिल एविडेंस मिला, ठीक है, नूबियंस के अंदर एक बार ब्रिज बना लेते हैं तभी ब्रिज मेथड अप्लाई होगा। हम लोगों को काफी लेस एविडेंस मिला टाइफस नाम के डिजीज का या टाइफस के जितने भी बैक्टीरियल कंपोनेंट थे, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ टाइफस इन द एरिया, जबकि टाइफस एरिया में फैल चुका था। स्केलेटन्स के अंदर एक और हमें एविडेंस क्या मिला, बॉडी में जितने भी स्केलेटन्स थे एक तो हमें उनमें लेस एविडेंस ऑफ टाइफस मिला और दूसरा हमें क्या मिला, टेट्रासिलीन नाम का कंपोनेंट मिला जो कि एक एंटीबायोटिक था। और ये टेट्रासिलीन लोगों को कहां से कंज्यूम हो पा रहा था, क्योंकि वो बियर और ब्रेड खाते थे इसलिए टेट्रासिलीन उनकी बॉडी में बन जाता था जो कि नूबियन डाइट का पार्ट था। तो रोड मैप अल्टीमेटली क्या बना, नूबियन स्केलेटन्स के अंदर नो टाइफस नहीं मिला। एक और चीज क्या मिली, टेट्रासिलीन जो कैसे आई बॉडी के अंदर, बियर और ब्रेड से। देयरफॉर देयर नो टाइफस साइंस वाज सीन इन द नूबियन कम्युनिटी। तो एक बार ये समझ लिया। अब इस ब्रिज मेथड से हमें निकालनी है असम्पशन। फर्स्ट कहता है infectious diseases other than typhus to which the ancient Nubians were exposed are unaffected by tetracycline। अब ये कह रहा है टाइफस के अलावा टेट्रासिलीन ने अदर इंफेक्शियस डिजीज को भी कॉम्बैट कर लिया। मतलब कि टाइफस के अलावा सपोज लोगों को कोविड हुआ होगा, सपोज लोगों को कोल्ड एंड कॉफ हुआ होगा, सपोज लोगों को कोई और बीमारी हुई होगी, तो वो भी टेट्रासिलीन नाम के एंटीबायोटिक ने उसको भी किल कर दिया, इन्फेक्शियस डिजीज अदर देन टाइफस। तो अगेन यहां पर आपको ये ध्यान देना होता है लॉजिकल रीजनिंग में जो इररेलेवेंट चॉइसेस होती हैं, जो आपके आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा डिस्कस करती हूं, एक बार ये बता भी देती हूं मैं, जितने भी हमारे यहां पर आपके आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस होंगे, जितने भी आपके इररेलेवेंट चॉइसेस होते हैं वो आपके हमेशा इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस में जाएंगे। तो यहां पर ये चीज आप लिख भी सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस आपके इररेलेवेंट होते हैं, आउट ऑफ स्कोप होते हैं, डू नॉट रिलेट टू द प्रीमाइस होते हैं, जो प्रीमाइस की इंफॉर्मेशन से बात भी नहीं कर रहे होते हैं, उन सब ऑप्शंस को आपने क्लियरली एलिमिनेट करना होता है।
तो क्योंकि अदर इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में ऑथर ने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि टेट्रासिलीन बाकी के डिजीज के साथ भी कॉम्बैट कर रही होगी, जबकि हमें इससे रिलेटेड कोई प्रिमाइस, कोई कंक्लूजन नहीं दिया। तो अजम्पशन यहां पर फिट नहीं हो सकती। दैट इज वाई ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। बी कहता है tetracycline is not rendered ineffective as an antibiotic by exposure to the process involved in making bread and beer. Considerable option. It is not rendered ineffective का क्या मतलब है? Not rendered ineffective word का मतलब है tetracycline is effective. Not render ineffective का यही मतलब हुआ कि टेट्रासिलीन को इनइफेक्टिव नहीं माना गया। मतलब इसका उल्टा क्या हुआ? टेट्रासिलीन को इफेक्टिव माना गया। तो इन्होंने कहा टेट्रासिलीन को इफेक्टिव माना गया एज एन एंटीबायोटिक बाय एक्सपोजर। जो प्रोसेस बना, जैसे आपने बियर और ब्रेड बनाई, जब आपने वो प्रोसेस करा तो टेट्रासिलीन जो थी वो इनइफेक्टिव नहीं हुई। जो सॉइल से टेट्रासिलीन आई वो टोटली तब भी उतनी ही ओरिजिनल फॉर्मेट में थी। ये अजम्पशन कंसिडरेबल है, बिल्कुल। तभी तो वो टेट्रासिलीन जो सॉइल से बियर और ब्रेड में गई थी और बियर और ब्रेड से स्केलेटन में गई थी, तभी तो वो लोगों के टाइफस नाम के डिजीज के साथ लड़ पाया। Typhus cannot be transmitted by ingesting bread or beer contaminated with the infectious agents of this disease. ये हाईली आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी ने कहा टाइफस ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता अगर आप ब्रेड और बियर खा रहे हो जो कि कंटैमिनेटेड है ऑलरेडी इन्फेक्शन के साथ। मतलब अगर आप बियर और ब्रेड खा रहे हो जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन लगा हुआ है टाइफस का, वो टाइफस का इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट नहीं होगा अगर आप कंटैमिनेटेड ब्रेड और बियर ले रहे हो। ऐसा ऑथर ने नहीं कहा। इससे रिलेटेड कोई प्रिमाइस, कोई कंक्लूजन नहीं बताया ऑथर ने कि ट्रांसमिशन नहीं हो सकता अगर आप इन्फेक्टेड चीजें खा रहे हो। डी कहता है bread and beer were the only items in the diet of these Nubians which could have contained tetracycline. ऑथर ने, अब बच्चों को लगेगा डी तो सही आंसर आ गया, बिल्कुल यार ये सही है कि ब्रेड और बियर मैम ने बताया वो खा रहे थे जिस वजह से टेट्रासिलीन उनको मिल रहा था, जिस वजह से उनको टाइफस नाम का डिजीज नहीं हो रहा था। लेकिन ये भी आपका एक्सट्रीम ऑप्शन है जो एलिमिनेशन में जाएगा। क्यों एक्सट्रीम है? इस ऑप्शन ने कहा ब्रेड और बियर वर द ओनली आइटम्स, मतलब कि ब्रेड और बियर से ही सिर्फ और सिर्फ टेट्रासिलीन लोगों को मिल रहा था जो टाइफस से फाइट कर रहा था। ऑथर ने टेट्रासिलीन मिलने का एग्जाम्पल दिया कि बियर और ब्रेड से लोगों को टेट्रासिलीन मिल रहा था। उसने दो एग्जाम्पल दिए। ऑथर ने ये नहीं बोला कि सिर्फ ओनली एंड ओनली बियर और ब्रेड से सिर्फ उनको टेट्रासिलीन मिल रही थी। दो एग्जाम्पल दिए, क्या पता उनके राइस में भी टेट्रासिलीन हो, वो यहां पे ऑथर ने एग्जाम्पल में नहीं डाला हो। यहां पर डी ऑप्शन क्या अजम्पशन दे रहा है कि सिर्फ ब्रेड और सिर्फ बियर में ही टेट्रासिलीन थी जो लोगों को टाइफस से लड़ने में मदद कर रही थी। तो क्योंकि ओनली नहीं हम अज्यूम कर सकते, क्या पता कुछ और चीजों से भी मिलता हो टेट्रासिलीन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलता है। ये अजम्पशन गलत अजम्पशन है और अजम्पशन हमेशा एक कैलकुलेटेड गेस होती है। हमेशा ध्यान रखना ये बात, अजम्पशंस आर ऑलवेज योर कैलकुलेटेड गेस, वाइल्ड गेसेस नहीं होते हैं। एक कैलकुलेटेड गेस ही हमेशा आपका अजम्पशन कहलाता है। और यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सिर्फ बियर और ब्रेड के बारे में बोल रहा है डी ऑप्शन। दैट इज वाई आपका डी भी एलिमिनेशन में जाएगा। तो क्योंकि डी भी एलिमिनेशन में जाएगा, बी अपने पास प्लॉजिबल ऑप्शन था जिसको हमने होल्ड पे रखा था, तो बी करेक्ट आंसर होगा कि टेट्रासिलीन का कंपोनेंट जो था वो बियर और ब्रेड जब बन रही थी इंडस्ट्री में, तो टेट्रासिलीन का जो कंपोनेंट था वो वीक नहीं पड़ा, और क्योंकि वो उतना ही स्ट्रांग रहा बियर और ब्रेड में जाने के बाद भी, जिस वजह से लोग टाइफस से फाइट कर पा रहे थे। दैट इज अ गुड अजम्पशन। तो यहां पर हमारा टोटली अगर देखें तो ब्रिज पूरा का पूरा बन गया कि न्यूबियंस के स्केलेटन्स में प्रीमाइस क्या कह रहा था? स्केलेटन्स में वी फाउंड टेट्रासिलीन जो मिलता था लोगों को बियर और ब्रेड से। ये था मेरा प्रीमाइस। कंक्लूजन क्या था? एक बार इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देती हूं ब्रिज मेथड से।
प्रीमाइस क्या था कि स्केलेटन्स में मिला टेट्रासिलीन, जो लोगों को मिलता था बियर और ब्रेड से। ये सारा हमारा डेटा है जो कि प्रीमाइस है, और इससे अल्टीमेटली ऑथर ने कंक्लूजन क्या डिराइव किया? टेट्रासिलीन was able to fight typhus, therefore low typhus in Nubian region। तो अब इसके पीछे हमने क्या चीज अज्यूम करी? जो हमारा ब्रिज बना रही है, हमने क्या अज्यूम करा कि टेट्रासिलीन जो कि बियर और ब्रेड में मौजूद थी, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग थी और वो प्रोसेसिंग के दौरान खत्म नहीं हुई। प्रोसेसिंग के दौरान वो बिल्कुल इंटैक्ट रही, और क्योंकि वो टेट्रासिलीन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट रही जो बियर और ब्रेड से लोगों को मिल रही थी, उसी वजह से यहां पर लो टाइफस देखने को मिला उस रीजन के अंदर बिकॉज ऑफ दिस डाइट। तो क्लियरली यहां पे ब्रिज मेथड बन गया कि पी और ए से आपने सी को कनेक्ट कर दिया। दैट्स हाउ यू ऑलवेज अप्लाई द ब्रिज मेथडोलॉजी। एक बार और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन पे सेम ब्रिज मेथड। All the top performing employees in our company have advanced degrees. Therefore, conclusion क्या कहता है? We should require all new hires to have an advanced degree. तो एक बार पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपना मैप कैसे बना। प्रीमाइस ये कहता है कि जितने भी हमारी कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में हमने क्या देखा कि उनके पास अच्छी डिग्रीज हैं। जितने भी टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं उनके पास हमारी अच्छी डिग्रीज हैं, और हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी हम न्यू हायर्स करेंगे, अब से न्यू एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, हम ये देखेंगे कि उनके पास भी एडवांस डिग्रीज होनी चाहिए। तो क्या बचा इसके बीच में? अजम्पशन ज्वाइन करेंगे तो कि क्योंकि हमें पता है कि टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज जितने भी थे उनके पास एडवांस डिग्री थी, और नए हायरीज को हम ले रहे हैं एडवांस डिग्री वाले, तो मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि वो डेफिनेटली जो एडवांस डिग्री लेके आएगा, डेफिनेटली वो टॉप परफॉर्मेंस देगा ही देगा। यही तो ऑथर की असम्पशन है, तभी तो वो कह रहा है कि नए हायरीज को हम लोग लेंगे तो वो चेक करेंगे एडवांस डिग्रीज के साथ, तो उनके पास अच्छी अच्छी डिग्री हो। क्योंकि हमने क्या अज्यूम करा कि वो लोग भी आके कंपनी में चार चांद लगा देंगे, टॉप लेवल पर परफॉर्म कर लेंगे, और ये बन गया आपका अगेन ब्रिज मेथड। तो यहां पे देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। कंपनी हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज टू मेक द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कंक्लूजन। ए ने कहा कंपनी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, मतलब उनको नए ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है जो अच्छा परफॉर्म करें। ये ऑथर का कंक्लूजन या अजम्पशन है ही नहीं कि सफिशिएंट नंबर ऑलरेडी है। अगर सफिशिएंट नंबर है तो न्यू हायर्स कर क्यों रहे हैं? तो ये किलिंग द प्रीमाइस है। All employees who have advanced degrees are top performing employees। ये बिल्कुल ऑथर की सही assumption जा रही है कि जितने भी employees एडवांस डिग्री लेके आते हैं बॉस, वो डेफिनेटली कंपनी में टॉप परफॉर्मेंस देते हैं और कंपनी में और ज्यादा लॉरल्स लेके आते हैं। एडवांस डिग्रीज आर नेसेसरी फॉर टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। अब आपको लगेगा बी और सी तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, सी भी कंसिडर कर सकते हैं। डी कहता है कॉस्ट ऑफ रिक्वायरिंग एन एडवांस डिग्री फॉर न्यू हायर्स इज जस्टिफाइड बाय द बेनिफिट्स। ये बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। डी ऑप्शन बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो हमारी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट लगती है नए हायरीज को, वो जस्टिफाइड हो जाएगी कॉस्ट, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिक्रूटमेंट की कॉस्ट के बारे में ऑथर ने कोई डिस्कशन नहीं करा, कॉस्ट ऑफ रिक्वायरिंग द एडवांस डिग्रीज, तो इसीलिए ये आपका एलिमिनेशन में जाएगा। अब बी और सी दोनों सही लग रहे थे, लेकिन आंसर तो एक सही है, तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। सी कहता है कि एडवांस डिग्रीज मैंडेटरी है। सी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि एडवांस डिग्रीज जो हैं वो मैंडेटरी हैं फॉर टॉप परफॉर्मेंस। ऑथर ने ये बात नहीं बोली है, ऑथर ने बोला है, इसको ऐसे समझो, सी ऑप्शन ये कह रहा है कि एडवांस डिग्री
मैंडेटरी है ताकि टॉप परफॉर्मेंस निकले। लेकिन ऑथर ये नहीं कह रहा, ऑथर ने कहा हमारी कंपनी के जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, ऑथर ने क्या कहा, मोस्टली हैं उसमें से, ऑल ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैव एडवांस डिग्रीज। तो यही डिफरेंस निकल के आता है सी और बी में। सी कह रहा है कि एडवांस डिग्री मैंडेटरी है टॉप परफॉर्मेंस के लिए, जबकि बी कह रहा है कि जितने भी इंप्लॉइज हैं जिनके पास एडवांस डिग्री है वो टॉप परफॉर्मिंग है, जो कि हमारे प्रीमाइस में गिवन है कि टॉप परफॉर्मिंग इंप्लॉइज एडवांस डिग्री लेके आए हुए हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग इंप्लॉइज बी कह रहा है अपने आप में एडवांस डिग्री कैरी करते हैं। सी में यही डिफरेंस निकल के आता है, सी ने इस एडवांस डिग्री को मैंडेटरी जैसा साउंड कर दिया कि मतलब जब तक आपके पास एडवांस डिग्री है नहीं तब तक आप टॉप परफॉर्मिंग बन ही नहीं सकते। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारा प्रीमाइस ये कह रहा है कि टॉप परफॉर्मर्स को हमने देखा है कि उनके पास एडवांस डिग्री होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना एडवांस डिग्री के आप टॉप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते कंपनी में। लेकिन सी ऑप्शन ने एक हार्डन्ड, बड़े फास्ट तरीके से, बड़ा मैंडेटरी तरीके से नेसेसरी वर्ड लगा दिया, मैंडेटरी बना दिया। दैट इज वाई सी यहां पर गलत आंसर में जाएगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमिटी में मैंडेटरी फॉर्म में डिग्री पर फोकस कर रहा है, जबकि बी कह रहा है सारे इंप्लॉइज जिनके पास भी ऐसी डिग्रीज होती हैं वो जनरली टॉपर होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस जोन में आते हैं। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज व्हाट एंड हाउ टू नेगेट, जो हम लोग बात कर रहे थे अजम्पशन नेगेशन टेक्निक की। तो अजम्पशन नेगेशन टेक्निक में पहले तो आप फंडा समझिए कि अजम्पशन नेगेशन टेक्निक को अप्लाई कैसे करना होता है। जब तक अजम्पशन नेगेशन टेक्निक को अप्लाई नहीं करना आएगा, इससे आप अजम्पशन नहीं निकाल सकते। तो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होते हैं? नंबर 1 स्टेप होता है मेंटली नेगेट द ऑप्शन। Check if that option is killing the conclusion. Third step, if yes, it is the correct assumption. ये 3 स्टेप्स आपने इन्वॉल्व करने हैं। नेगेट करने का मतलब होता है किसी चीज में नॉट लगाना, और अगर ऑप्शन में ऑलरेडी नॉट लगा है, ये बोला गया है सुनीता इज नॉट अ गुड गर्ल, तो नॉट अ गुड गर्ल को अगर आपने नेगेट करना है तो आंसर होगा सुनीता इज अ गुड गर्ल। तो करना क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन होंगे, हमें पता है इन चारों में से ही कोई ना कोई सही असम्पशन है। अब मुझे पिक करना है इन चारों में से कौन सी असम्पशन सही है। तो आप क्या करो, हर ऑप्शन को पहले मन में नेगेट करो। सपोज लिखा है टुडे इट्स वेरी ब्राइट, तो ब्राइट का नेगेशन होगा टुडे इज नॉट ब्राइट। अब आप बोलोगे ब्राइट का ऑपोजिट हो जाएगा टुडे इज डार्क, तो वो ऑपोजिट है, वो नेगेशन नहीं है। मैं बोल रही हूँ राहुल इज अ गुड बॉय, तो इसका नेगेशन होगा राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। अगर आप बोल रहे हो राहुल इज अ बैड बॉय, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, वो नेगेशन नहीं होता। तो जो भी ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 4 ऑप्शन, पहले आप मन में उनको ऑप्शन को नेगेट करो। नेगेट का मतलब है उन ऑप्शन को नेगेटिव में कन्वर्ट करो। अगर ऑप्शन में लिखा है राम इज अ गुड बॉय, तो आप उसको मन में नेगेट करो, राम इज नॉट अ गुड बॉय। क्लियर? तो ये वाला स्टेप आपने करा, मेंटली नेगेट। नेगेट करने के बाद आपको ये चेक करना है, जब मैंने नेगेट करा उसके बाद क्या मेरा कंक्लूजन शैटर हुआ, क्या मेरा कंक्लूजन किल हो गया, क्या मेरा कंक्लूजन तहस नहस हो गया, चूर चूर हो गया। अगर उस ऑप्शन को मेंटली नेगेट करने के बाद, मतलब आपका प्रीमाइस है, आपने मन में नेगेट किया अजम्पशन को, अगर ये करने के बाद आपका कंक्लूजन किल हो गया, आपका कंक्लूजन शैटर हो गया, मतलब अब कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब है अगर आपका कंक्लूजन किल हो गया मतलब आप सही अजम्पशन पर हो, बिल्कुल सही अजम्पशन पर हो। इसको पहले एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी मैं। सबसे छोटा सा एग्जांपल ये क्या कहता है, मेरे पास है प्रीमाइस दैट राम स्टडीज 8 hours a day, therefore he will
score rank 1 in CLAT। प्रिमाइस मेरे पास है राम रोज 8 घंटे पढ़ता है, कंक्लूजन कह रहा है उसकी रैंक 1 क्लैट में आने के चांसेस हैं। फर्स्ट असम्पशन कहती है राम हैज वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, राम के पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। सेकेंड असम्पशन कह रही है राम रोज प्रैक्टिस करता है मॉक्स डीपीपीस, जो कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। रोज डीपीपीस प्रैक्टिस करता है, रोज मॉक्स प्रैक्टिस करता है और अपने मॉक्स को भी एनालाइज करता है। अब हमें चेक करनी है इन दोनों में से कौन सी असम्पशन सही है। तो सबसे पहले इसको मेंटली हम नेगेट करेंगे। हमने जब इसको मेंटली इस ऑप्शन को नेगेट किया तो यहां पर निकला राम के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। तो अगर राम के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तब अब आप चेक करो क्या कंक्लूजन आपका बिगड़ा। अगर राम के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते तब भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि राम रैंक 1 लेके आ सकता है क्लैट में? बिल्कुल लेके आ सकता है। बच्चे बोलते हैं हम तो यार, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, हम तो लालटेन की रोशनी के नीचे पढ़ते थे, हमारे पास तो फैसिलिटी भी नहीं होती थी, हमारे तो पेरेंट्स भी साथ नहीं देते थे, तब भी हम इतना पढ़ लिए। तो वही चीज है, सेम चीज है कि अगर राम के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं भी थे तब भी चांस है कि राम क्लैट में रैंक लेके आ सकता है, चांसेस हैं। कंक्लूजन आपका बिखरा नहीं है, कंक्लूजन आपका तहस नहस नहीं हुआ। सेकंड, यहां पर अगर हम नेगेट करते हैं कि राम प्रैक्टिस नहीं करता, 8 घंटे किताब तो खोल के बैठा हुआ है लेकिन राम ना ही मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा है, ना डीपीपी को प्रैक्टिस कर रहा है, ना ही अपने मॉक्स को एनालाइज कर रहा है। अगर राम 8 घंटे पढ़ने के बावजूद ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है बस वो तस्वीर यहां पर अपनी किताब खोल के अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है या किताब खोल के अंदर फोन में चैटिंग में लगा रहता है। तो जब राम 8 घंटे पढ़ने के बावजूद भी ये नेसेसरी चीजें नहीं कर रहा तो इसका मतलब राम अपनी क्लैट में रैंक 1 लेकर नहीं आ पाएगा। और यहां पर जब मैंने इसमें नोट लगाया तो मेरा कंक्लूजन बिखर गया, मेरा कंक्लूजन शैटर हो गया। तो इसका मतलब है बी अजम्पशन आपकी सही अजम्पशन है और ए अजम्पशन आपकी गलत अजम्पशन है। तो इन पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपने अजम्पशन नेगेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना है। नाउ वील यूज दिस टेक्निक ऑन दिस क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट कहता है न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट विल क्रिएट जॉब्स एंड जनरेट टैक्स रेवेन्यू। अगर हम न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट लेके आते हैं उससे दो फायदे हैं। नंबर 1, उससे जॉब्स लोगों के लिए क्रिएट हो पाएंगी और उससे हमारा टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा जिससे कि पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा। देयरफॉर कंक्लूजन क्या कहता है? सिटी काउंसिल शुड अप्रूव द डेवलपमेंट। सिटी काउंसिल को ये आपका नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल दे देना चाहिए। अब आप बैठ के ना, पहली बात तो ये बता दूं और बच्चों को, बच्चे बहुत बार सारे ऑप्शन को बैठ के नेगेट करते हैं। जो ऑप्शन आपको पढ़ के क्लियरली अगेन एलिमिनेटर वाला लग रहा है कि लग रहा है एक्सट्रीम है, इररेलेवेंट है, आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, उसको नेगेट करने में टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप सब ऑप्शन को बैठ के नेगेट करोगे तो एक ही क्वेश्चन आपका 5 मिनट ले लेगा और क्लैट के लिए आपको एक्यूरेसी स्पीड लेके आनी पड़ती है अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट पर क्वेश्चन की। तो ये जो ऑप्शन आपको पहली बात तो इररेलेवेंट लगे, जो अजम्पशन आपको बिल्कुल लगे दूर की बात कर रहा है, उसको तो नेगेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आइए देखते हैं यहां पर अजम्पशन नेगेशन टेक्निक। हाउसिंग डेवलपमेंट विल नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है यहां पर, राइट? हम लोग सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जॉब्स के बारे में और टैक्स रेवेन्यू के बारे में। इसने कहा हाउसिंग डेवलपमेंट से एनवायरमेंट को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, माना नहीं होगा, लेकिन एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी बात यहां पर पूरे आर्ग्यूमेंट में नहीं की गई है, तो क्लियर एलिमिनेटर। बी कह रहा है टैक्स रेवेन्यू जनरेट जो होगा जनरेट हाउसिंग डेवलपमेंट से, वो आउटवे कर देगा सारी कॉस्ट जो कि इंक्रीज डिमांड फॉर पब्लिक सर्विसेज हो सकती है। प्लॉजिबल ऑप्शन ले लेते हैं। सिटी काउंसिल के पास लीगल अथॉरिटी है कि वो अप्रूवल दे सकते हैं। अब आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे लिखा था कंक्लूजन में कि वो अप्रूवल देंगे। माना सिटी काउंसिल के पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्रूवल देने की, लेकिन ये प्रीमाइस से कहीं भी रिलेट नहीं हो रहा ऑप्शन कि जॉब्स आएंगी, रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, कुछ में बारे में बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक असम्पशन पर है कि सिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी है अप्रूवल देने की। वो तो क्लियरली लिखा है,
क्लियरली कंक्लूजन में लिखा है कि सिटी काउंसिल को अप्रूव अप कर देना चाहिए। अप्रूव कर देना चाहिए का मतलब ऑटोमेटिकली उनके पास अथॉरिटी तो होगी ही ना, तभी अप्रूव कर पा रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी रेपिटेशन है, ये भी एलिमिनेशन में जाएगा। डी कहता है देयर आर नो अदर ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स फॉर क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग टैक्स इन द कम्युनिटी। डी कह रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा जिससे हम लोगों में जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, जिससे हम टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएंगे। तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। जब ऑथर ने सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करा, न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट के बारे में, एक बताया कि ये प्लान है जिससे बेटर चीजें हो सकती हैं, तो ये मान लेना कि कोई और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी है ही नहीं, तो ये भी आपकी गलत असम्पशन है, तो ये भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। बी सही आंसर क्यों है, एक बार उसको पहले चेक करेंगे असम्पशन नेगेशन टेक्निक से, क्योंकि ऑल्दो एलिमिनेशन से बी भी बचता है, बी ही सही आंसर है, लेकिन हमें लगानी है असम्पशन नेगेशन टेक्निक। तो पहले इसको नेगेट करते हैं। टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय हाउसिंग डेवलपमेंट विल नॉट, टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होगा, जो जितना भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी से, उससे कोई भी कॉस्ट आउटवे नहीं होने वाली जो डिमांड ऑफ पब्लिक सर्विस से बढ़ेगी। अब जब आप हाउसिंग डेवलपमेंट रखोगे तो पब्लिक सर्विसेज देनी पड़ेंगी, पब्लिक अमेनिटीज देनी पड़ेंगी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब देनी पड़ेंगी, उनको करने के लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी सरकार को। वो सारी कॉस्ट मिटिगेट नहीं होगी, वो सारी कॉस्ट डाउन नहीं जाएगी टैक्स रेवेन्यू से जो इंक्रीज होने के लिए ऑथर ने बोला। अगर टैक्स रेवेन्यू से वो सारी कॉस्ट डाउन नहीं जाएगी, मतलब टैक्स कम आ रहा है और सरकार को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो फिर सरकार क्यों अप्रूव करेगी डेवलपमेंट? हो गया ना कंक्लूजन शैटर। अगर टैक्स रेवेन्यू से यहां पर पब्लिक यूटिलिटी कॉस्ट सरकार की मिटिगेट नहीं होगी, अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है, टैक्स कम आ रहा है, तो उस केस में सिटी काउंसिल क्यों अप्रूव करेगा डेवलपमेंट? कंक्लूजन हो गया आपका शैटर। दैट इज वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस, क्योंकि जब हमने बी को नेगेट किया, जब हमने कहा टैक्स रेवेन्यू हमको अच्छा नहीं आएगा, तो उस बात से हमारा कंक्लूजन शैटर हो गया कि फिर सिटी काउंसिल को न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट को अप्रूव नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर, और इस तरह से आपने असम्पशन नेगेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंट सर्वे ने देखा 90% ऑफ द पीपल जो कि स्विच हुए हैं हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट पर, उन्होंने बोला कि हमारा लॉन्ड्री डिटर्जेंट काफी सुंदर, साफ और ब्राइटर कपड़े धोता है, देयरफॉर हमारा डिटर्जेंट बेटर है बाकी सब ब्रांड से। अब देखते हैं, इसमें नेगेट करके देखते हैं। सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल एंड अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यहां पर भी नोट लगाते हैं, सर्वे जो कंडक्ट किया गया वो रेप्यूटेबल और अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हुआ, तो भी रिजल्ट यही निकल सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेबल है, अनरेप्यूटेबल है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने तो कह दिया ना कि ये डिटर्जेंट सबसे साफ कपड़े धोता है, तो ये आपका अनरिलेटेड ऑप्शन है, क्योंकि कंक्लूजन आपका हिला भी नहीं, कंक्लूजन शैटर भी नहीं हुआ। बी कहता है सर्वे इंक्लूडेड अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। हम यहां कहते हैं सर्वे नॉट इंक्लूडेड, सर्वे ने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं इंक्लूड करे। मान के चलते हैं सर्वे ने 5 लोगों पे सिर्फ सर्वे किया और 5 लोगों ने कह दिया कि डिटर्जेंट बेस्ट है, तब भी तो यही कंक्लूजन निकलता है कि हमारा डिटर्जेंट बेस्ट है। तो यहां पर इसको नेगेट करके भी कंक्लूजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये भी एलिमिनेशन में जाएगा। सी कहता है सर्वे पार्टिसिपेंट यूज द डिटर्जेंट एज डायरेक्टेड। सर्वे पार्टिसिपेंट डिड नॉट यूज द डिटर्जेंट एज डायरेक्टेड। सी कहता है सर्वे पार्टिसिपेंट ने डिटर्जेंट नहीं इस्तेमाल किया जैसे बताया गया था। अगर उन्होंने डिटर्जेंट को वैसे इस्तेमाल नहीं किया जैसे बताया गया था, तो फिर डिटर्जेंट बढ़िया कपड़े कैसे धो पाया? फिर तो डिटर्जेंट बढ़िया कपड़े नहीं धो सकता। इसका मतलब अगर उन्होंने ढंग से डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये डिटर्जेंट बेस्ट डिटर्जेंट नहीं निकलता। हो गया कंक्लूजन शैटर। दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी पे देखते हैं।
सर्वे पार्टिसिपेंट डिड नॉट रिसीव एनी कॉम्पेंसेशन फॉर द पार्टिसिपेशन। अब डिड नॉट की जगह अब इसको नेगेट कैसे करेंगे? बच्चे बोलते हैं डिड नॉट ऑप्शन को मैम नेगेट कैसे करें? इसमें से तुम नॉट हटा दो कि सर्वे पार्टिसिपेंट्स को कॉम्पेंसेशन मिला, पैसे मिले पार्टिसिपेशन के। अगर उनको पार्टिसिपेशन के लिए पैसे मिले हैं तो भी ये कंक्लूजन निकालना कि हमारा डिटर्जेंट बेस्ट है, तब भी ये सही है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनको पैसे दे दिए और उन लोगों ने अल्टीमेटली क्या बोला? ये डिटर्जेंट बेस्ट डिटर्जेंट है। तो कंक्लूजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब मैंने डी को नेगेट किया। कंक्लूजन तब भी मेरा अभी भी वही है, डिटर्जेंट यही वाला बेस्ट है। तो डी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर जब हमने इसको नेगेट किया। इन चीजों का ध्यान रखना है व्हेनेवर यू डिप्लॉय दीज टेक्निक्स इन द असम्पशन नेगेशन टेक्निक्स। अब आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग असम्पशन नेगेशन टेक्निक यूज करके और ब्रिज मेथड अप्लाई करके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। The development of new inventions is promoted by the granting of patent rights। जब भी new inventions को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? हम लोगों को पेटेंट दे देते हैं जो उन्होंने इन्वेंशंस की होती हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी आपका फॉल करता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है एनीवन, किसी भी इंसान पर, कि पेटेंट होल्डर के अलावा वो इंसान उस इन्वेंशन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पेटेंट ग्रांट हुआ होता है क्रिएटर को, ओरिजिनेटर को। अगर ये पेटेंट राइट्स हम नहीं देंगे तो कोई भी इंसान कॉपी कर लेगा किसी और की इन्वेंशन को। कॉन्सिक्वेंटली इन्वेंटर्स वुड हैव नो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और जब कोई और कॉपी कर लेगा तो उस तरह से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा इन्वेंटर को। इसके लिए पेटेंट ग्रांट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ पेटेंट्स, क्योंकि इस तरीके से कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिलेगा ओरिजिनेटर को, जो भी उसने अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाई है नया प्रोडक्ट को, न्यू मशीन को बनाने में। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू कंटिन्यू टू ग्रांट द पेटेंट राइट्स, हमें पेटेंट राइट्स को ग्रांट करते रहना चाहिए। अदरवाइज कोई भी इंसान कभी भी ओरिजिनल डेवलपमेंट्स क्रिएट नहीं करेगा और कॉन्सिक्वेंटली नई इन्वेंशन मार्केट में आएंगी नहीं, क्योंकि अगर आप पेटेंट राइट्स ग्रांट नहीं करोगे तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, कोई अपना टाइम भी नहीं बर्बाद करेगा। तो अल्टीमेटली पेटेंट राइट के बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन अजम्पशन। तो अब इस अजम्पशन को निकालना है, तो आइदर वी कैन अप्लाई द ब्रिज मेथड जो भी हमने डिस्कस किया, या फिर हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आपका असम्पशन नेगेशन टेक्निक। तो देखते हैं। फर्स्ट कहता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज द ओनली इंसेंटिव जो हेल्प करेगा लोगों को मोटिवेट करने में, ताकि वो नई नई चीजों का आविष्कार करें। फाइनेंशियल रिवॉर्ड इसका टोटली असम्पशन है। बिल्कुल ऑथर ने कहा था कि जब तक तुम पेटेंट नहीं ग्रांट करोगे, पेटेंट का बेनिफिट है फाइनेंसेस, तो अल्टीमेटली हर कोई किसी को चाहिए मनी, वरना तो अगर सिर्फ सबको समाज सेवा करनी होती तो पेटेंट राइट से प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या थी। ऑब्वियसली पेटेंट यहाँ पे ग्रांट करने का अपना अंदर ही अंदर मतलब है कि इंसान को आप फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो। फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे होता है? जब आपका पेटेंट, आपका जिस चीज का आपके पास पेटेंट है, अगर कोई और आपकी इन्वेंशन यूज करना चाहेगा तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, या तो आपसे खरीदनी पड़ेगी या आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपको अल्टीमेटली पैसे मिलते हैं। तो यस, फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज अ गुड असम्पशन, इसको हम पिक कर सकते हैं। जब भी कोई इन्वेंटर अपना पेटेंट राइट सेल करता है मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर विल मेक लेस टोटल प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर को थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, उसको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट को लेके ऑथर ने हमें कोई भी प्रेमाइस नहीं दिया है, देयरफॉर हम ये असम्पशन को ड्रॉ नहीं कर सकते। ये हमारी टोटली आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन में जाएगा। सेकेंड कहता है एनी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इंक्योर की जाती है, टिपिकल इन्वेंटर जो भी कॉस्टिंग लगाता है बनाते टाइम इन अप्लाइंग फॉर द पेटेंट राइट्स, वो कॉस्टिंग, जब पेटेंट राइट्स के लिए जो कॉस्ट लगती है, पेटेंट लेने के लिए जो फीस लगती है, वो फीस इनसिग्निफिकेंट है अगर हम उसको कंपेयर करें फाइनेंशियल बेनिफिट से जो कि पेटेंट राइट से मिलते हैं। माना पेटेंट राइट से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन ऑथर ने कहीं पर भी पेटेंट राइट को लेने के लिए जो फीस और कॉस्ट लगती है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करा। अनदर इररेलेवेंट ऑप्शन चॉइस। डी कहता है पेटेंट राइट शुड बी ग्रांटेड ओनली इफ एन इन्वेंटर्स प्रोडक्ट इज नॉट सिमिलर टू अनदर इन्वेंशन ऑलरेडी कवर्ड बाय पेटेंट राइट। ये बात तो है सच, अपने आप में ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट इट इज नॉट एन असम्पशन, क्योंकि
ये कह रहा है पेटेंट उस इंसान को मिलना चाहिए जिसने एक नई ओरिजिनल चीज बनाई हो, आविष्कार करने के लिए पेटेंट मिलता है। इन्होंने कहा डी ऑप्शन ने कि पेटेंट कभी भी उसको मत दो जब ऑलरेडी मार्केट में वैसा कॉपी मटेरियल है। ये माना बिल्कुल सच है, लेकिन पूरा का पूरा पैसेज क्या इस अजम्पशन पर बेस्ड है? पैसेज आपका डिस्कस कर रहा है ब्रिज मेथड से, अगर आप कनेक्ट करो तो प्रेमाइज था पेटेंट दो और कंक्लूजन था कि बेनिफिट होगा फाइनेंशियल, तभी पेटेंट देने का फायदा है। ये ऑप्शन कंक्लूजन से रिलेट भी नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन, There are far fewer independent bookstores than there were 20 years ago। मतलब कि आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स जितने भी थे वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं जो 20 साल पहले थे, क्योंकि जो चेन बुक स्टोर्स हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर हुए हैं, वो ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम। तो चेन बुक स्टोर्स इस टाइम पे ज्यादा चल रहे हैं और इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स घट गए हैं। Thus, चेन बुक स्टोर सक्सेस हैज बीन द डेट्रीमेंट टू द बुक कंज्यूमर्स। अब इन्होंने कहा चेन बुक स्टोर से लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है बुक कंज्यूमर्स को, जो बुक रीडर्स होते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टेज हो गई है, इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स ऑब्वियसली मिल नहीं रहे हैं। हैज प्रिवेंटेड, किस वजह से? अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स ना होने की वजह से जितने भी रीडर्स हैं उनको वैरायटी ऑफ रेडिली अवेलेबल बुक्स नहीं मिल पा रही है मार्केट में, जो पहले इंडिपेंडेंट बुक स्टोर से मिल जाती थी। मतलब चेन बुक स्टोर्स होने की वजह से वैरायटी में डिक्लाइन हो रहा है और अल्टीमेटली जो बुक कंज्यूमर है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको निकालना है यहां पर क्या होगा करेक्ट असम्पशन। लेट्स लुक आउट द ऑप्शंस। फर्स्ट कहता है बुक कंज्यूमर्स वुड बी बेटर ऑफ इफ देयर वर ग्रेटर वैरायटी ऑफ रेडिली अवेलेबल दैन देयर करंटली इज। बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा बुक कंज्यूमर की हालत बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, कंडीशन विल बी बेटर, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स मार्केट में आएंगे तो उनको ग्रेटर वैरायटी अवेलेबल होगी, अगर यहां पर पहले की तरह उनको सेम चीज मिल जाएगी। बिल्कुल यही पॉइंट था ऑथर का, कंसिडरेबल ऑप्शन। इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स जो थे टिपिकली वो बेचते नहीं थे काइंड्स ऑफ बुक्स जो चेन बुक स्टोर में अवेलेबल है। ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट बुक स्टोर के बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, लेकिन जो पूरा पैसेज था वो इंडिपेंडेंट बुक स्टोर के बारे में पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स वैरायटी भी ऑफर करते थे तो वो कंज्यूमर्स के लिए बेटर थे। ये ऑप्शन क्योंकि नेगेटिव टोन में जा रहा है तो ये बिल्कुल भी असम्पशन हो ही नहीं सकता ऑथर का, देयरफॉर एलिमिनेटेड। एवरेज बुक स्टोर टुडे is larger than the average bookstore 20 years ago। तो ये वाला ऑप्शन भी आज के बुक स्टोर की तारीफ कर रहा है, 20 years ago वाले बुक स्टोर के बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट बुक स्टोर के बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, अंदर एलिमिनेटर। डी कहता है एवरेज बुक स्टोर टुडे इज स्मॉलर than that। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तारीफ कर रहा है, दिस ऑप्शन इज टॉकिंग पॉजिटिव ऑफ इंडिपेंडेंट बुक स्टोर, मानते हैं ये बात सही है, लेकिन ये ऑप्शन बात कर रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट बुक स्टोर के साइज को लेकर कि वो आज वाले स्मॉलर हैं, पहले वाले थोड़े से बड़े एरिया के होते थे। स्मॉलर बिगर यहां पर इशू नहीं है, वैरायटी गिवन टू द कंज्यूमर्स इज द प्रॉब्लम। तो यहां पर वैरायटी के बारे में बात नहीं हो रही, साइज के बारे में बात हो रही है, दैट इज व्हाई यहां पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। अनदर क्वेश्चन, प्रपोज्ड कोल बर्निंग इलेक्ट्रिक प्लांट, जो भी हमने एक प्रपोज किया है, नया प्रपोजल आया है, किस चीज का नया प्रपोजल आया है? कोल बर्निंग इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। इट शुड बी अप्रूव्ड, इसको अप्रूव कर देना चाहिए क्योंकि नो गुड आर्ग्यूमेंट हैव बीन ऑफर्ड अगेंस्ट इट। तो इसको अप्रूव कर देना चाहिए क्योंकि इसको किसी ने भी कॉन्ट्राडिक्ट अभी तक तो नहीं करा। इसका मतलब ये एक अच्छा आइडिया है, किसी ने अभी तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा। After all, arguments against it have been presented by competing electricity producers। मतलब जिन्होंने अपोज किया भी है, तो जिन्होंने अपोज इस आर्ग्यूमेंट को अपोज किया भी है वो सारे के सारे राइवल्स थे। तो इसका मतलब है अब आपको निकालना है ऑथर की अजम्पशन क्या होगी अबाउट इट। कंपीटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स वुड स्टैंड टू लूज, जितने भी राइवल्स हैं, ये राइवल्स की बात कर रहा है, जितने भी राइवल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स के, वुड लूज लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ द कोल बर्निंग। इन्होंने कहा कि राइवल्स को कॉस्ट या मैं कहूं रेवेन्यू में या प्रॉफिट्स में लॉस हो जाएगा
अगर करंटली कोल बर्निंग इलेक्ट्रिक प्लांट को लाया गया। यहां पर सिर्फ इतना बोला गया कि आर्ग्यूमेंट इसको लेके अपोजर्स ने दिए हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट अपोजर्स ने अगर दिए हैं तो राइवल ने अगर अपोज किया है, उस बात से ये मान लेना कि राइवल को लॉस ही डेफिनेटली हो जाएगा, ये आपकी एक्सट्रीम अजम्पशन है। अगर आज मार्केट में मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाहती हूं और मेरे राइवल कंपनी मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में बकवास करते हैं, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में बकवास करते हैं, तो ये आउट ऑफ जेलेसी भी होता है, आउट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होता है, आउट ऑफ राइवलरी, आउट ऑफ कंपटीशन भी होता है। लेकिन इस बात से अपोज करने की वजह से ये अज्यूम कर लेना कि अगले बंदे को लॉस हो जाएगा जैसे ही मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, ये लॉस समझ लेना गलत अजम्पशन है, ये कैलकुलेटेड अजम्पशन नहीं है। बी कहता है अगर पर्सन का आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ प्रपोजल आर डिफेक्टिव, अगर किसी इंसान के आर्ग्यूमेंट किसी प्रपोजल को लेके डिफेक्टिव होते हैं तो इसका मतलब है पर्सन हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट सीइंग दैट प्रपोजल इज नॉट इंप्लीमेंटेड। यहां पर बोला है किसी का अगर प्रपोजल देते टाइम जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं, मतलब अगर वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होंगे तो हम ये मान लेंगे कि इंसान का एक इंटरेस्ट है तभी वो डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अगर किसी इंसान का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट देगा अपनी बात को साबित करने के लिए, वो डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं देगा। सी कहता है इफ गुड आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर अ प्रपोजल देन प्रपोजल शुड बी अप्रूव्ड। अगर अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए होते राइवल्स ने तो इसका मतलब है उनके प्रपोजल को अप्रूव कर देना चाहिए। गुड आर्ग्यूमेंट्स, बैड आर्ग्यूमेंट्स यहां पर डिस्कशन है ही नहीं। आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी डिस्कस कर रहा है, जो कि राइवल्स ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनकी क्वालिटी को डिस्कस कर रहा है, वो भी ऑथर का यहां पर पॉइंट है नहीं। डी कहता है आर्ग्यूमेंट जब आते हैं जिनका खुद का एक इंटरेस्ट छुपा होता है प्रपोजल के आउटकम में, वो गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब यहां पर ये बोला गया है कि अगर राइवल्स आर्ग्यूमेंट देते हैं, यही असम्पशन है, अगर राइवल्स आर्ग्यूमेंट देते हैं और राइवल्स का अपना इंटरेस्ट छुपा है, माना लॉस नहीं होगा, ये ऑप्शन कह रहा था लॉस होगा, माना लॉस नहीं होगा लेकिन इंटरेस्ट तो छुपा है कि यार मेरे प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी, कंज्यूमर नए प्रोडक्ट की तरफ शायद भाग जाएगा, शायद मुझे मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो गलत आर्ग्यूमेंट के पीछे माना राइवल का एक वेस्टेड इंटरेस्ट तो छुपा ही था। तो इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी चीज में अपना आर्ग्यूमेंट देते हो और जब आपका उसमें इंटरेस्ट छुपा है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप उसमें बैड आर्ग्यूमेंट ही दोगे, मतलब आप जानबूझ के अपने राइवल को अपोज कर रहे हो। यही ऑथर की असम्पशन है कि क्योंकि हमारे कोल बर्निंग प्लांट को लेके जो भी आर्ग्यूमेंट आए हैं हमारे राइवल से आए हैं, तो हम ये मान लेंगे कि वो सारे आर्ग्यूमेंट झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, बकवास हैं, क्योंकि वो राइवल से आए हैं। वही बात डी ने अज्यूम करी है, दैट इज व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। एक क्वेश्चन और समझते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने एक सिंगल जीन को क्लोन फाइल्स, सिंगल जीन चेंज्ड अ सिंगल जीन इन द क्लोन फ्लाइज ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज। मक्खियों के अंदर क्लोन फ्लाइज बनाई और वहां पे सिंगल जीन को चेंज किया, क्लोनिंग बनाई फ्लाइज की, नया जो कहते हैं क्लोनिंग में, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरह से क्लोनिंग करी। उसमें जब बनाते टाइम उन्होंने क्या किया, सिंगल जीन को उन्होंने चेंज कर दिया। अब जब ये जीन चेंज करके नई स्पीशी बनी, क्लोनिंग वाली जब नई स्पीशी बनी, तो देखा गया कि जो क्लोन फ्लाइज बनी, दे लैक द आई सेल दैट गिव फ्लाइज यूवी विजन। तो यहां पर क्या हुआ, उनके आई विजन में प्रॉब्लम हुई। एक जो क्लोन फाइल्स निकली आई सेल में, आई सेल प्रॉब्लम हुई उनको, जिस वजह से उनका जो यूवी विजन था वो उनको नहीं मिला। मतलब जब यहां पर नई मक्खियों को बनाया गया, उसमें साइंटिस्ट ने एक सिंगल जीन में कुछ चेंजेस करे। जब वो सिंगल जीन में चेंजेस करे तो जब नई वाली फ्लाइज बनके तैयार हुई, उनमें एक आई सेल की प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से उनके अंदर यूवी रेस का विजन डेवलप हो ही नहीं पाया, वो डिफेक्टिव हो गई। इवन दो क्लोन सिबलिंग्स विद अनऑल्टर्ड अदरवाइज आइडेंटिकल जीन्स हैड नॉर्मल विजन। अब इन्हीं के ये वाला जो प्रोडक्ट निकला, ये वाली जो कैटेगरी निकली, जब इसको यहां पर इवन दो द क्लोन सिबलिंग्स विद अनऑल्टर्ड,
यहां पर इनके जब सिबलिंग्स हुए, इसी के जब सिबलिंग वाली फ्लाइज बनी, मतलब इन्हीं के जब भाई बंधु वाली मक्खियां तैयार की गई, सिबलिंग फ्लाइज विद अनऑल्टर्ड, अदरवाइज दे हैव आइडेंटिकल जीन्स, इनके इन दोनों में बिल्कुल दोनों में सेम आइडेंटिकल जीन्स थे, सारे जीन्स सेम थे, आइडेंटिकल जीन्स, इनके साथ इन वाले सिबलिंग के साथ हुआ नॉर्मल विजन। तो ये क्या चक्कर हो गया? ऑथर कहना चाह रहा है कि जब हमने छेड़खानी करी सिंगल जीन की साइंटिस्ट ने, तो कुछ मक्खियां जो बनी उनके अंदर आई प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्ट आ गया, यूवी विजन आ गया, यूवी विजन प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जो कुछ मक्खियां थी, उन्हीं मक्खियों की जो भाई बंधु थी, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनके अंदर नॉर्मल विजन आया, उनके अंदर यूवी विजन का प्रॉब्लम भी नहीं आया जब इन्हीं के क्लोन सिबलिंग्स को बनाया गया। दस साइंटिस्ट का यह मानना है कि फ्लाइज ऑफ दी स्पीशीज लैकिंग यूवी विजन, मतलब ये वाली जो स्पीशीज थी जिनमें यूवी विजन की प्रॉब्लम हुई, मस्ट हैव सम डैमेज टू दिस जीन्स, मतलब कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से वो डैमेज सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ और इन वाली के साथ वो नॉर्मल विजन रहा। तो इस वाली कैटेगरी फ्लाइज के साथ वो विजन प्रॉब्लम नहीं हुई, वो डैमेज नहीं हुआ। अब ऑथर कह रहा है इसके पीछे क्या अजम्पशन हो सकती है? रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड विजन्स इज वेल अंडरस्टूड, मतलब हमने अजम्पशन ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ये पढ़ा, मुझे लाइफ में पूरी की पूरी साइंस समझ में आ गई, मुझे जीन्स और विजन के बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है 3 सेंटेंस में, सिर्फ हम पूरा का पूरा जेनेटिक विजन का रिलेशनशिप नहीं समझ सकते। वेल अंडरस्टूड, एक्सट्रीम अजम्पशन। नो अदर जीन जो फ्लाइज में था, जो एक्सपेरिमेंट में फ्लाइज यूज हुई हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूवी विजन सेल्स मेड। करेक्ट अजम्पशन। इन्होंने कहा कि जो जीन हमने छेड़ा, जब हमने सिंगल जीन को चेंज किया, उससे 2 तरह की फ्लाइज बनी। एक फ्लाइज जिनका नॉर्मल विजन रहा, नॉर्मल यूवी, एक जिनके साथ डिफेक्ट हो गया यूवी विजन के अंदर। तो ऑथर यहां पे अज्यूम क्या कर रहा है कि कोई और जीन को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, इसी जीन का सारा कमाल था, क्योंकि कोई और जीन को चेंज करने की जरूरत नहीं थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूवी सेल्स। मतलब कि एक सिंगल जीन को जब मैंने चेंज किया, ठीक है, तो एक के अंदर नॉर्मल यूवी रेज रही, एक के अंदर डिफेक्टिव यूवी रेज रही, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसी और चीज में है। यूवी रेस से रिलेटेड सिर्फ इसी जीन के अलावा किसी और जीन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी जीन के अलावा इंटरनली कुछ और चेंजेस देखने पड़ेंगे फ्लाइज के क्लोनिंग के दौरान। जीन तो यही वाला सेम रहेगा, क्योंकि इसी जीन की वजह से कुछ फ्लाइज के अंदर नॉर्मल यूवी रेस भी डेवलप हुई हैं। तो ये हो गया करेक्ट असम्पशन। सी कहता है यूवी विजन इज अ ट्रेट फाउंड इन ऑल स्पीशी ऑफ फ्लाइज। ये बात कर रहा है कि ये यूवी विजन वाला जो ट्रेट है सभी तरह की मक्खियों में होता है, जबकि ऑथर ने क्वेश्चन में यहां पे बोला था कि क्लोन फ्लाइज ऑफ अ सर्टेन स्पीशी। सर्टेन का मतलब है कुछ स्पीशीज पे टेस्ट किया गया था, और यहां पर ऑल स्पीशी बोल दिया गया, तो हम ऑल स्पीशीज को डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो हम यूवी विजन के बारे में ऑल स्पीशीज की असम्पशन कैसे ही निकाल सकते हैं। The gene change had no effect on the flies other than the lack of UV vision। अब आपको लगेगा ये सही आंसर है, बिल्कुल बच्चों को डी में पढ़ते ही लगेगा कि हाँ, जैसे ही जेनेटिक चेंज हुआ तो कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ एक चेंज आया, ओनली वन चेंज। वो क्या चेंज था जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा? यूवी विजन के सेल्स में ही सिर्फ चेंज आया, कोई और चेंज यहां पर नहीं आया। अब ये पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? ऑथर यहां पे सिर्फ हमसे डिस्कस कर रहा है कि जब हमने सिंगल जीन को चेंज किया तो हमने देखा कि कुछ फ्लाइज तो हुई जिनका नॉर्मल यूवी सेल्स हुए, कुछ फ्लाइज ऐसी थी जिनके यूवी सेल्स में दिक्कत आ गई और उनका डिफेक्टिव विजन हो गया। तो ऑथर सिर्फ और सिर्फ जिस बारे में डिस्कशन कर रहा है पूरे पैसेज में, वो है विजन। सिर्फ वो यूवी विजन को डिस्कस कर रहा है, राइट? ऑथर ने टांग में क्या चल रहा है उस फ्लाई के, उसके पंखों में क्या चल रहा है, उसके टेंटेकल्स में क्या चल रहा है, उसकी नाक में क्या चल रहा है, वो सारे पॉइंट्स को जिक्र किया ही नहीं।
नहीं किया, बिल्कुल राइट। तो जब ऑथर ने डिस्कस नहीं किया तो हम ये कैसे बोल सकते हैं, हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि कोई और इफेक्ट हुआ ही नहीं होगा। हमसे जब सिर्फ विजन डिस्कस किया है तो हम ये कैसे अज्यूम कर लें कि जीन चेंज की वजह से कोई और इफेक्ट हुआ ही नहीं होगा अदर देन यूवी सेल्स। मतलब ये ऑप्शन क्लियरली कह रहा है कि 100% यूवी चेंज के अलावा उस जीन ने बॉडी में कोई और छेड़ाखानी नहीं की होगी। ये मैं इसीलिए बोल रही हूं, हम अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ऑथर ने जब सिर्फ विजन डिस्कस किया है तो विजन तक ही हमें सीमित रहना है। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उस फ्लाई के बाकी अंगों में, बाकी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। दैट इज वाई आपका डी बी एलिमिनेशन में जाएगा। दैट विल क्लियरली मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अनदर क्वेश्चन, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं क्योंकि बिकॉज अटेनिंग गवर्नमेंटल पावर, जैसे ही आपके पास गवर्नमेंट की पावर्स आ जाती हैं डेमोक्रेसीज में, डेमोक्रेसीज को बिल्डअप करने के लिए मेजॉरिटी कोलिशंस चाहिए होते हैं। ताकि डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी बिल्ड की जा सके। इट इज नेसेसरी इविल, इट इज अ नेसेसरी इविल। उन्होंने क्या कहा, ये गलत प्रैक्टिस है that policy maker do not adhere rigorously to the principle when dealing with the important issues but rather shift policies as they try to please different constituencies at different times। इनका ये मानना है कि जब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते हैं तो सपोज कि पार्टी ने एक एरिया में कुछ अलग प्रोमिसेस किए कि हम आपके एरिया में पानी ले आएंगे, आपके एरिया में बिजली ले आएंगे, डिफरेंट प्रोमिसेस करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जब वही पार्टी दूसरे एरिया में करने जाती है, दूसरे एरिया में अपना कैंपेन करने जाती है, वहां पर अलग अलग वादे करती है। वहां पे बोल देगी एजुकेशन ले आएंगे, हॉस्पिटल ले आएंगे, ऐसे अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया डिफरेंट प्रोमिसेस करती है और अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर लेती है। तो ये चीज जब वो पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर देखा जाए तो एक गलत सौदा है, ये एक गलत तरीका है कि आप इस जिले के लोगों से तो अलग वादे कर रहे हो ताकि वोट मिल जाए, उस जिले के लोगों से अलग वादे कर रहे हो ताकि वोट मिल जाए, तो ये गलत तरीका है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जब होती है, मेजॉरिटी कोलिशन जब होती है डेमोक्रेसी में, तो ऐसा होता है। बट अब आ गया ट्रांजिशन, ये कह रहा है बट इट इज प्रिसाइजली दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि यही एक्चुअली में अलाउ करता है डेमोक्रेसी को कि वो अडॉप्ट कर सके मोर इजीली टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट एंड thus इट इज मोर अ बेनिफिट दैन एन इविल। थॉट चेंज कर दिया, माहौल चेंज कर दिया, बात चेंज कर दी। ये ऑप्शन कह रहा है कि माना अभी तक हम बोल के चल रहे थे कि ये अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग प्रोमिसेस करना अल्टीमेटली गलत चीज है, लेकिन लास्ट थॉट ये कह रहा है कि ये जो बिहेवियर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरह से जब सरकार बनती है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के, भिन्न भिन्न प्रकार के जितनी भी चुनौतियां होती हैं, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, जितने भी लोगों के कंसर्न्स होते हैं, उनको एड्रेस कर पाती है। कुछ लोगों की बातें नहीं मानती, ऐसा नहीं होता कि 10 वादे करें तो 10 के 10 माने जाते हैं, 5 वादे वहां वाले जिले के मान लिए जाते हैं, 5 वादे दूसरे वाले जिले के मान लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक अमेलगमेशन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए एक इविल की जगह बेनिफिट ज्यादा है। तो अब आपको निकालना है इसके पीछे assumption। Let's see what can be the correct answer। Government policy makers cannot retain power, वो पावर में रह ही नहीं सकते if they ignore any of the various factions of their ओरिजिनल विनिंग कोलिशन। इस ऑप्शन ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स, जितने भी इलेक्टेड पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो पावर में नहीं रह पाएंगे अगर वो इग्नोर करेंगे अपने प्रोमिसेस को जो उन्होंने कैंपेन में दिए थे। ये वाली बात ऑथर ने डिस्कस नहीं करी, तो ये टोटली आपका इररिलेवेंट चॉइस में जाएगा। Democracies are more likely than non-democratic form of governments to have policy makers। इन्होंने कहा डेमोक्रेसीज में पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी गवर्नमेंटल इशू की। अब बच्चों को लगेगा ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये गलत है। ये बात कर रहा है गवर्नमेंट इश्यूज की, ये कह रहा है पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट के इश्यूज को समझते हैं।
हम लोग गवर्नमेंट इश्यूज को समझने की बात नहीं हो रही है, लोगों के इंटरेस्ट को समझने की बात हो रही थी। यहां पर पैराग्राफ में पब्लिक इंटरेस्ट को समझने की बात हो रही थी, ना कि गवर्नमेंट इश्यूज को, इसीलिए ये भी आपका इररिलेवेंट चॉइस में जाएगा। सी कहता है फॉर्म्यूलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनती है तो एडवांटेज जो कॉन्फर किया जाता है एडेप्टेबिलिटी से, एडेप्टेबिलिटी करती है डाइवर्स और फ्लक्चुएटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, एक्चुअली आउटवे कर देता है द डेट्रीमेंट एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ स्ट्रिक्ट फिडेलिटी टू द प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर मिल गया अजम्पशन। इसने कहा जब गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जब गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस निभाती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से जो किए होते हैं, तो 5 वादे एक जिले के मान लेती है, 5 वादे एक जिले के मान लेती है, ऐसा नहीं करती कि A to Z सारी बातें सब लोगों की माने। तो इन्होंने कहा इस तरह से एक्चुअली ये जो अडेप्टेबिलिटी करती है सरकार, जब पॉलिसी मेकर्स ये जो अडेप्टेबिलिटी करते हैं कि सबकी बराबर के लेवल पर सुन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, टाइम डाइवर्स और फ्लक्चुएटिंग पब्लिक इंटरेस्ट पर जो एडॉप्टेबिलिटी करते हैं, ये पॉइंट एक्चुअली बड़ा आउटवे करता है। मतलब दिस पॉइंट इज वेरी मच पॉजिटिव। ये जो एडॉप्टेबिलिटी गवर्नमेंट कर रही है ये एक्चुअली काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जो हमने अभी पढ़ा भी पैसेज के अंदर कि ये एक एक्चुअली बेनिफिट है। किस चीज को लेके? जो डेट्रीमेंट एसोसिएटेड विद होते हैं विद द लैक ऑफ फिडेलिटी टू द प्रिंसिपल। मतलब कि ये पॉइंट करना सरकार का ज्यादा अच्छा है, बजाय के वो स्ट्रिक्टली अपनी बात पर टिकी रहे, जो उन्होंने प्रिंसिपल जो वादे A to Z किए थे उनको A to Z निभाने से अच्छा है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट में सभी की बराबर सुन ली जाए, एक अडॉप्टेबल ऑप्शन निकल के आए, वो ज्यादा बेटर होता है। वो आउटवे करेगा उस चीज को कि सारे प्रिंसिपल्स A to Z प्रोमिसेस को एग्जैक्ट कॉपी की तरह निभाना है। डी कह रहा है डेमोक्रेसीज अपीयर टू बी मोर फ्लेक्सिबल। डेमोक्रेसीज काफी फ्लेक्सिबल होती हैं अगर हम कंपेयर करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर डिस्कस कर रहा है कि डेमोक्रेसी फ्लेक्सिबल है, डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन लोगों के इंटरेस्ट को लेके या ये जो बेनिफिट और ईविल है उसको लेके कोई डिस्कशन नहीं है, तो टोटली आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन जाएगा। दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। So now, whenever you are dealing with the assumption kind of questions, always and always apply these two techniques. इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक आपको हमेशा हेल्प आउट करती है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होता कि मैम ने ब्रिज मेथड बताया, assumption negation टेक्निक बताया तो लेके सभी ऑप्शंस पे आप ये टेक्निक अप्लाई करते चलोगे। टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी ये कहती है कि सबसे पहले अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। जो ऑप्शंस अपने साथ ऐसे वर्डिंग्स कैरी करते हैं जो क्लियरली आउट ऑफ स्कोप और इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं या फार फेच्ड ऑप्शंस हैं, उन पर ये टेक्निक अप्लाई करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऑलवेज अप्लाई दीज टेक्निक्स ऑन दी ऑप्शंस जहां पर लग रहा है कि ये कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है। सो ऑलवेज अप्लाई दीज टेक्निक्स और क्वेश्चंस को, डीपीपीस को रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके पीडब्ल्यू ऐप पर आपको ये सारे डीपीपीस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टॉपिक आपका वो कच्चा पक्का रह जाता है। पढ़ लिख लोगे, समझ लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के बिना वो कच्चापन रहता है। इसीलिए प्रॉपरली पकाना है, सेक के प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।